क्या हाल है बच्चों। बच्चों आ चुके हैं हमारे केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में, जो कि सीधा ही फोर्थ चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो बच्चों कार्बन का ये जो चैप्टर है इसको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, वैसे तो आप अगले साल पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए खासकर। तो हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे। ठीक है। तो बच्चों बेसिक में हमें क्या पढ़ना है? बच्चों बेसिक में हमको बोहर का एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है चैप्टर्स को पढ़ने से पहले। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था, कि जो हमारा एटम है वो तीन बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बच्चों, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन बच्चों एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वन, निगेटिव चार्ज है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का जो सेम चार्ज होता है बस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पे सेम ही चार्ज होता है बच्चों। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक। दूसरी बात बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों पार्टिकल बच्चों लगभग सेम साइज के होते हैं और सेम मास के होते हैं बच्चों। ठीक है बात यहां तक। सेम साइज और सेम मास। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसका चार्ज तो बिल्कुल ही न्यूट्रॉन के बराबर है, पर ये लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन से 118 टाइम्स स्मॉलर है बच्चों। ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ये 1800 टाइम्स स्मॉलर, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। समझ में आ रही बात बच्चों? अच्छा, इतनी बात तो ठीक है। दूसरी बात बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम? बच्चों बोहर ने हमें बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है। और इसके चारों तरफ बच्चों ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग रेडियस की, डिफरेंट एनर्जी होती है इन ऑर्बिट्स की। ठीक है। और बोहर ने इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिए हुए हैं। ठीक है। पहले शेल को बच्चों इन्होंने के, शेल या ऑर्बिट, ठीक है, के, एल, एम और एन, चार ऑर्बिट इनिशियली बता रहा हूँ, तो इनफाइनाइट होता है, आप पढ़ोगे भी लाइव सीरीज में। ठीक है। तो बेसिकली हमको चलो चार से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जो ऑर्बिट ऑर्बिट्स हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बात यहां तक। इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और लगभग सारा का सारा मास पूरे एटम का एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है बात यहां तक। अब जो के, एल, एम, एन, ये चार ऑर्बिट है हमारे। ठीक। इनके अंदर न्यूट्रॉन के एक नंबर होता है बच्चों, कितने न्यूट्रॉन्स इनके अंदर आ सकते हैं। जैसे कमरा होता है, बड़े कमरे में ज्यादा आदमी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, छोटे कमरे में कम आदमी रह सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे तुम देखोगे इसकी छोटी रेडियस है तो कम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो एक दूसरे पे कैसा अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब रिपल करेंगे दूसरे को। ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा भर दूंगा इसके अंदर तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक। तो एक नंबर फिक्स होता है कि इससे ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है बात यहाँ तक। अब मान लेते हैं अगर मैं तीन भर दूंगा तो इन तीनों के बीच में रिपल्शन होगी, तो ये फिट नहीं हो पाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक। एन क्या है? के पहली शैल है तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एल दूसरी शैल है एन की वैल्यू 2 होगी, एम थर्ड शैल है इसके लिए एन की वैल्यू 3 होगी, और एम फोर्थ शैल है इसके लिए एन की वैल्यू 4 होगी। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 आ जाएंगे, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है। एल की वैल्यू बच्चों सेकंड नंबर का शेल है, 2 2 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ी शेल हो गई ना, तो कितना बड़ा स्पेस हो गया। ये छोटी सी शेल है, ये बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 2 जा 32, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे अगले में 8, उससे अगले में 18, इससे अगले में 32। समझ में आ रही बात यहां तक?
ठीक है बात यहाँ तक? ओके, इसको मिटा दूंगी। एक चीज पढ़ो जरा, एक आपने पढ़ा होगा बच्चों एटॉमिक नंबर, एक पढ़ा होगा आपने एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ सॉरी, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर को शो करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और उसके बाद लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, फिर बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद नियोन एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, इसमें बच्चों ये हीलियम है, ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है, या नोबल गैस है, नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर लिखे मैंने यहाँ पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 3 प्रोटॉन। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हमको एटॉमिक नंबर बताते हैं। क्लियर है बात? एक होता है बच्चों एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? अब मास किसकी वजह से होता है एटम के अंदर? भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, उसका मास तो लगभग नेग्लेजिबल ही मानते हैं सभी साइंटिस्ट। ठीक है, जो एटम का मास है, अब आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम साइज के, लगभग सेम मास है, तो जो एटम का मास होगा वो सिर्फ 2 ही पार्टिकल की वजह से कंसिडर किया जाता है, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास होता है बच्चों सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको बच्चों एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है बात यहां तक? जैसे कि हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, इसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 है, प्रोटॉन्स तो इसके पास हैं 2, पर मास इसका 4 आ रहा है, मतलब टोटल न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्टिकल है, मतलब ठीक है, जिसमें 2 तो प्रोटॉन है, अब बच्चे क्या है न्यूट्रॉन्स, तो 2 न्यूट्रॉन्स हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, 4 एटॉमिक मास हो गया, प्रोटॉन 2 है तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही बच्चों कार्बन, कार्बन के बारे में पढ़ना है, C612, ठीक है, मतलब 6 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक मास है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं बच्चों? 6, 6 प्रोटॉन्स है, पर वेट इसका 12 है, मतलब 6 पार्टिकल और है इसके अलावा, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 6, 6 6 12, 12 इसमें इनके पास न्यूक्लियॉन्स है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो ये दोनों होते हैं, तो उनको न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 12, एटॉमिक मास होगा 12, और प्रोटॉन का नंबर हो गया 6, तो एटॉमिक नंबर हो गया 6। ठीक है बात यहां तक? बच्चों एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मास, मास की बात करते हैं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को हम बच्चों 1 AMU से शो करते हैं। ये यूनिट होती है एटॉमिक लेवल पर मास की। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास, जैसे हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम है भाई, ये तो चाहिए बाट हो गया 1 किलोग्राम का, अब आप 1 किलो के हिसाब से तोल सकते हो। ठीक है, तो हमने एक प्रोटॉन का जो मास है उसको 1 MU बोला हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का भी 1 MU होगा, क्योंकि दोनों का मास लगभग सेम है। अब मान लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो हम बोलेंगे 12 AMU है, मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स इसके पास। ठीक है, ये यूनिट हो गई। AMU का मतलब 12 पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जैसे। ठीक है बात यहां तक क्लियर हो गई? अब आपने बच्चे एक चीज पढ़ी होगी, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है बच्चों? ऑल एटम्स wants to nearest noble gas configuration। देखो बच्चों, कोई भी, हर एक एटम, लगभग जो भी हम एलिमेंट की बात करो, एटम की बात करो, जैसे कार्बन का एटम है, वो अनस्टेबल है बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब उसका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का पास एटॉमिक नंबर ही बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसका 1 ही प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है।
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात अलग है, ठीक है। नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7, मतलब 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात यहां तक। अब जैसे ये हाइड्रोजन है बच्चों, पहले शेल में दो, यहां लिख देता हूं मैं, K L M N। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं, समझ में आ रही है? ऐसे ही थर्ड शेल में 18 आएंगे और एन वाले शेल में 32 आएंगे। समझ में आ रही बात यहां तक? अब आप देखोगे तो इसका शेल जो है, एक ही शेल है इसके पास, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है इसके पास। तो उसका बच्चों अब नियरेस्ट नोबल गैस क्या है इसके पास? हीलियम। ये क्या करना चाहता है, अब सुनो ध्यान से, ढंग में सुनो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो इसके मान लो अगर ऑर्बिटल बनाए इस तरीके से, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने मान लिया, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके पास फर्स्ट ऑर्बिटल में, मतलब ये के वाला शेल है इसका, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है उतने इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है, ठीक है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर मैं हीलियम का स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया और ये हीलियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा इसके पास, ये है हीलियम, ठीक है। अब हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम जैसा बन जाऊं, स्टेबल होने के, नेचर में स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन बच्चों नेचर में अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास इसका जो शेल है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये चाहता है कि मैं जैसे हीलियम स्टेबल रहता है नेचर में, मैं भी ऐसा रहूं। तो बच्चों इसको ना रिक्वायरमेंट कितने की? एक इलेक्ट्रॉन की। ये चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, समझ में आ रही बात यहां तक? और जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, वही इसकी वैलेंसी बन जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी बच्चों 1। ये चाहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। अब हीलियम की वैलेंसी बताओ, हीलियम तो नहीं चाहता, हीलियम तो बच्चों बिल्कुल नेचर में स्टेबल है। तो बच्चों अगर मैं हीलियम की वैलेंसी की बात करूं तो हीलियम की वैलेंसी होगी बच्चों 0। ये नहीं चाहता कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, इसका तो कंप्लीट है, ठीक है, इसका काम तो फुलफिल बना हुआ है, ठीक है। पर हाइड्रोजन चाहता है, तो हाइड्रोजन बच्चों नेचर में स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है उनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बात समझ में आ रही क्या? पर हीलियम नहीं करता ऐसा, इसलिए बच्चों इनको नोबल गैस, इनर्ट गैस ये बोलते हैं इनको। हीलियम होगी, नियोन होगी, जिनोन हो गया, आर्गन हो गई बच्चों, ठीक है। ये सब नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो हाइड्रोजन भी ऐसे ही होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन की इच्छा है उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो जाती है उसकी। वैलेंसी का मतलब कोई एलिमेंट चाहता क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्लियर होगी बात है नेचर से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे बच्चों कार्बन को लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कितने बचे इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है बच्चों? अब देखो ये तो बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हीलियम भी उतनी दूर और नियोन भी उतनी दूर। मतलब अब ये क्या करना चाहे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे कि भाई ले जाओ मुझे जरूरत नहीं है, तो उसके बाद ये 4 गए तो 2 बचेंगे, तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा। और या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ में आ रही बात यहां तक? 4 लेते ही सार इसके बाद इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नियोन जैसा बन जाएगा। जैसे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8, 8 और 2 10, क्योंकि दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तो ये नियोन जैसा बनना चाहता है। समझ में आ रही बात यहां तक? अब इसके दोनों सेम बात है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लियर है बात यहां तक? तो जब सेम बात है बच्चों, तो ये अचीव करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी बच्चों कितनी हो गई? 4 हो गई। भैया 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। क्लियर है बात यहां तक? बच्चों जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 1, एक ही रह गया। अब इसके पास 2 रिक्वायरमेंट है, या तो ये बन जाए नियोन जैसा या फिर ये बन जाए हीलियम जैसा, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेंगे ये। हीलियम तो वही फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, नियोन पहले में 2 दूसरे में 8, तो पहले में 2 तो है ही और अगले में 1 आ गया, यानी एक फालतू है, या तो एक निकाल दो, बाहर निकाल दो एक को, या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो।
आसान क्या है इसके लिए करना, इसके लिए आसान क्या है करना, साथ लेना आसान है या फिर एक को छोड़ना आसान है, ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए, तो एक को छोड़ना बहुत इजी पड़ेगा इसके लिए। तो बच्चों लिथियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, वैलेंसी लिथियम की 1 हो जाएगी, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो लिथियम की वैलेंसी 1, कार्बन की रिक्वायरमेंट 4 की थी, चाहे छोड़े चाहे ले, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? नोट कर लो। अब बच्चों देखो मैंने आपके सामने 20 एलिमेंट लिए हुए हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 20 तक, और ये एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम कह रहा हूँ, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर 1 मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर शेल लिख दूं के एल एम और एन, तो फर्स्ट शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। हीलियम के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बताइए ये हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। लिथियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले शेल में एक, बेरिलियम 2,2, 5 है इसके पास 2,3, 6 है इसके पास 2,4, 7 है 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, ठीक है बात यहां तक। सोडियम का देखो के के एल एम एन, ठीक है, फर्स्ट में 2, ठीक है, फिर 8 और फिर 1, ठीक है, फिर 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 2, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको होना किसके जैसा है, हीलियम के जैसा स्टेबल होने के लिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है बात। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि शेल कंप्लीट है, ये तो खुद ही बच्चों स्टेबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी 0, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि देखो इसके तो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो जब किसी ऐसे तो नेचर में फ्री तो पड़े नहीं इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एलिमेंट के पास होंगे तो जाके अटैक करेगा किसी और एलिमेंट के ऊपर और उससे कुछ नया सब्सटेंस बना लेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। अब लिथियम के देखो बच्चों, इसके पहले शेल कंप्लीट है और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास बच्चों 2 ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ठीक है। अब या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर ये नियोन जैसा बन जाएगा, ठीक है। नियर कौन है इसके, हीलियम, तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा, मतलब आप खुद भी समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, बस 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी स्टेबल होना चाहता है, कोई भी चीज बहुत तेजी के साथ स्टेबल होना चाहती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और नियरेस्ट भी यही पड़ रहा है इसके, तो ये इसके जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, ये छोड़ना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी निगेटिव पॉजिटिव भी होता है, वो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अच्छा, बेरियम जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 6 ले या फिर 2 छोड़ दे, तो 2 छोड़ना आसान है तो 2 वैलेंसी हो गई। ऐसे ही बोरोन 3 छोड़ सकता है, ज्यादा आसान है, 5 लेने से अच्छा, ठीक है। कार्बन 4 छोड़े या 4 ले, एक ही बात है, इसके 4 ही वैलेंसी होगी, ठीक है। नाइट्रोजन अब 5 है देखो इसके बाद लास्ट शेल में, अब वो दूर हो गया, अब ये पास आ गया इसके, अब ये इसके ज्यादा पास है, तो ये नाइट्रोजन नियोन जैसा बनना चाहता है, ऑक्टेट रूल, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, ये है नियरेस्ट नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस नियोन, यहाँ पर ये है नोबल गैस, ठीक है, यहाँ पर नोबल गैस ये है बच्चों आर्गन, ठीक है, 3 नोबल गैस है यहाँ पर। अब देखो सारे एलिमेंट इन नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के नियर ये है तो ये इसके जैसा बनना चाहता है, इसके लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन भी ऐसे बनना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वैलेंसी हो गई 2। फ्लोरीन भी ऐसे बनना चाहता है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। नियोन की वैलेंसी 0, ये तो रिएक्टिव ही नहीं करता, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसे सोडियम नियोन के ज्यादा क्लोज है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसके लिए आसान है 7 लेने से, तो वैलेंसी 0 कहाँ लिख दी, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम के लिए भी 2 छोड़ना आसान है, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए भी 3 छोड़ना आसान है। सिलिकॉन के लिए दोनों सेम बात है, चाहे 4 छोड़ दे या 4 ले ले।
4 छोड़ देगा तो इसके जैसा हो जाएगा, 4 ले लेगा तो इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो उसके सेम ही बात है, इनको बीच में पड़ रहा है, कुछ ही करे तो। फॉस्फोरस देखो बच्चों, अब 5 छोड़ना मुश्किल है, नियर ये पड़ रहा है, तो 3 लेना आसान है इसके लिए। ठीक है, तो वैलेंसी होगी 3, वैलेंसी होगी 2, 2 ले सकता है, वैलेंसी होगी 1, वैलेंसी होगी 0। अब पोटेशियम आर्गन की तरह बनना चाहेगा, 1 छोड़ना आसान है, वैलेंसी होगी 1। कैल्शियम 2 छोड़ना इसके लिए आसान है, तो वैलेंसी हो गई। तो अब आपकी बात है आयंस की, आयंस क्या है? ठीक है, अब प्लस माइनस का भी सिस्टम समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि बच्चों सोडियम है, सोडियम के पास 281, यानी कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तब ये जाके स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन उसके पास से चला गया, तो 11 की जगह उसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज। अगर हम टोटल चार्ज देखें, अब टोटल क्या होगा बच्चों, 1 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा सोडियम, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले दोनों न्यूट्रल थे, जितने पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था, 11 से 11 कैंसिल हो गया। पर जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, अब पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, कितने से 10 से 10 कैंसिल, एक बच गया, एक पॉजिटिव आ गया। अब बच्चों ये जो है इसको बोलते हैं हम कैटायन, पॉजिटिव आयन। ठीक है, कैटायन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव आयन को। अब ये नेचर में स्टेबल है, अब ये नेचर में फ्री नहीं रह सकता है। समझ में आ रही बात यहां तक? अब बच्चों क्लोरीन की बात लो, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 11 था, एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, 287। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, अभी फिलहाल इसके पास 17 प्रोटॉन है और लगभग, क्या बताऊं आपको, अभी इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 पॉजिटिव चार्ज है, 17 निगेटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मान लो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम ने छोड़ा था, या फिर कहीं से भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसके पास 7 की जगह लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17 की जगह पर 18 हो जाए। अगर मैं अब टोटल चार्ज इस पे देखूं बच्चों, तो 17 पॉजिटिव, 18 निगेटिव, यानी एक निगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 1 निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इसके ऊपर। तो क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया इसके पास। तो बच्चों ये बनता है हमारा नेगेटिव आयन, जिसको बोलते हैं बच्चों एनायन। अब इसने छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन कहां गया और इसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? ठीक है, तो मान लो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो बच्चों सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब सोडियम का भी काम बन गया और क्लोरीन का भी काम बन गया। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव, इसने एक छोड़ा, इसने एक एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। अब बच्चों ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं बच्चों हम आयनिक बॉन्ड। आयंस है ना, ये आयन बन गए, आयोनिक बॉन्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, जिससे एक नया ही सब्सटेंस हमको मिलता है, जिसका नाम है NaCl कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में यूज करते हो, खाना बनाते हो डालते हो ना, वो वाला सॉल्ट। तो ये कंपाउंड ऐसे बनता है। ठीक है, ट्रिक क्या होगी बनाने की बच्चों इसकी, जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की वैलेंसी 1, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसको एक चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर। ठीक है, तो NaCl बन जाता है। ठीक है बात। अब बच्चों नेचर में कई सारे कैटायन एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी मेरी तबीयत खराब है आज बहुत ज्यादा। ठीक है, नेचर में बहुत सारे कैटायन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों Na प्लस होगा, ठीक है, Mg डबल प्लस होगा,
Mg को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होते हैं। देखो Mg का मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा इसके ऊपर से, तो पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 2, तो 2 से पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम पे बच्चों 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं इसको। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो ये सब होते हैं बच्चों कैटायन, ठीक है। एनायन भी होते हैं बच्चों, जैसे कि Cl माइनस, माइनस। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको, ठीक है। सल्फर पे भी 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है बात यहाँ तक। इसके अलावा बच्चों और सारे बहुत सारे कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं हमारे पास, जैसे कि कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है। सल्फेट SO3 2 माइनस, सल्फाइट SO3, जैसे जैसे कि SO4 पे 2 माइनस है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे होंगे इसको, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए, नेचर में स्टेबल होकर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए इसके ऊपर, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 1, ठीक। तो अब 2 तो जाएगा हाइड्रोजन के नीचे और 1 जाएगा इसके नीचे, ठीक है। और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा H2, 2 इसके नीचे SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अच्छा, आपने देखा जो हमारे पास एलिमेंट्स है हमारे नेचर में, वो बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सभी नोबल गैसेस जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो नेचर में स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो और बाकी सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। जिस वजह से अब इलेक्ट्रॉन कहीं नेचर में फ्री तो पड़े नहीं कि जाओ भाई उठा लो जितने उठा सकते हो, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स के पास होते हैं, कुछ छोड़ने चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर बीच में होता है भाई तुझे भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, एक काम करते हैं दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो बच्चों कई तरह की चीजें होती है हमारे इस नेचर में, ठीक है। और जब एलिमेंट्स ये सब चीजें करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, तो नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए नए चीजें बनती हैं, ठीक है, विद बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बच्चों 2 तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। आपके सिलेबस में ना 2 तरह से कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या तो वो शेयरिंग करेंगे, भाई तुझे भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, आओ शेयरिंग कर ले, ठीक है। या फिर एक डोनेट कर देता है और एक रिसीव कर लेता है कि भाई मुझे जरूरत नहीं है तू ले ले, हाँ भाई मुझे जरूरत थी मुझे दे दे, ठीक है। जैसे कि आपने सोडियम और क्लोरीन में देखा, सोडियम को जरूरत नहीं तो उसने छोड़ दिया, क्लोरीन को जरूरत थी उसने एक्सेप्ट कर लिया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों ने अट्रैक्शन करके एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक नया सब्सटेंस बना लिया, NaCl। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो अब 2 तरह से शेयरिंग होती है, और शेयरिंग को बच्चों हम बोलते हैं शेयरिंग होती है तो 2 एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है कि वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, शेयरिंग हुई यहाँ पर। अब दोनों को रिक्वायरमेंट थी, दोनों जुड़ जाए थे एक दूसरे से और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो बच्चों तो 2 तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, 2 तरीके से बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अभी लाइन में जाएगा तो अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना पढ़ो, ठीक है। एक तो बच्चा होता है आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। तो मेटल और नॉन मेटल जब जुड़ते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये बनता है बच्चों नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच, ठीक। जैसा आपने देखा सोडियम एक मेटल है बच्चों और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो सोडियम डोनेट करेगा, ये डोनर हो गया, और ये रिसीवर हो गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, और अट्रैक्शन फोर्स से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है बात यहां तक? इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ रही बात? जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, ठीक है। तो क्लोरीन आएगी पिक्चर में, और इसको 2 छोड़ने हैं, और क्लोरीन तो एक ही एक्सेप्ट कर सकती है, तो बच्चों 2 क्लोरीन आ जाएंगी पिक्चर में, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और क्लोरीन पे इस पे भी निगेटिव, इसने 2 छोड़े, एक इसने ले लिया एक इसने ले लिया, और इनके बीच में बहुत सॉलिड बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहां ना लगाओ, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए,
क्लोरीन पे एक निगेटिव और क्लोरीन पे एक निगेटिव, ठीक है, और इनके बीच में एक बहुत ही सॉलिड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो एक मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसको 2 क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा, इसलिए बच्चों हम लिखते हैं MgCl2। ये कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रही बात यहां तक? अब नॉन मेटल और नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बच्चों होता है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड में बच्चों एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स से बनता है। आयनिक बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है आयंस के बीच में, ठीक है। एक डोनर होगा और एक रिसीवर होगा, जैसे कि बच्चों ये डोनर है और ये रिसीवर है, ठीक। अब इसमें बच्चों कोवलेंट वो शेयरिंग से बनता है, डोनेट नहीं करता, मतलब वो भी आगे रखता है अपना इलेक्ट्रॉन, वो भी आगे रखता है, दोनों ही यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन गैस देखिए आपने H2, ये H2 क्या है मतलब, अब देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरी हाइड्रोजन आई, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। अब देखो जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके भी 2 कंप्लीट, और जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी 2 इस्तेमाल कर सकता है, इसके भी 2 कंप्लीट। यहाँ पे इसने डोनेट नहीं किया ना, इसने कुछ रिसीव किया, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हो गई, बीच में आ गए दोनों के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? और ये भी यूज कर सकता है इसका, ये भी यूज कर सकता है, तो दोनों का काम हो गया, शेयरिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के बॉन्ड बनते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं इनके बीच में ऐसे पार्टनरशिप एक बॉन्ड बना देते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बच्चों एक पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसको बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। तो हमारी बात यहां तक, मतलब एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, पेयर की बात होगी, एक इसका होगा और एक इसका होगा। समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में भी यही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, पहले में 2, दूसरे में सॉरी 8 होता है, पहले में 2, दूसरे में 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन संपर्क करेगा 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात? तो बच्चों यहाँ पर देखो ऐसे शेयरिंग होगी, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 8 इससे कंप्लीट, और देखो ये भी जब चाहे ये भी यूज कर सकता, 8 इसके भी कंप्लीट, तो पार्टनरशिप हो गई। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, 2 पेयर की पार्टनरशिप हुई। समझ में आ रही बात? एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर की पार्टनरशिप हुई है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे इनके बीच में। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, 2 इसने दिए 2 इसने दिए, और वहां से 2 डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। एक बात देखो बच्चों जरा, OH क्या है? बच्चों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ होगी पार्टनरशिप। समझ में आ रही बात यहाँ तक? क्योंकि उसको तो कंप्लीट करना है आखिरी शेल को। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लास्ट शेल में, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन आया पिक्चर, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब ये देखो इसके भी, यहाँ देखो जरा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब आप देखो कि हाइड्रोजन का काम तो पूरा बन गया, पर ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अब इस पूरे का पूरे कंपाउंड को, जो OH कंपाउंड है ये, इस पूरे कंपाउंड को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कहीं बाहर से इसको मिल जाए।
मान लो कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी गया और वो इलेक्ट्रॉन ये आ गया बाहर से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम OH माइनस का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक? OH माइनस यानी कि ये एक एनायन है, एनायन बन गया एक। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। इसी तरीके से बच्चों SO4 भी बनता है, SO4 2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों फॉस्फेट भी बनता है, PO4 माइनस। समझ में आ रही है? इसी तरीके से बच्चों कार्बोनेट भी बनता है, CO3 2 माइनस। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ठीक है। जिसके ऊपर जितना चार्ज मतलब उसकी उतनी वैलेंसी, ठीक है। अब जैसे SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस, तो 2 वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 मतलब 1 वैलेंसी। अब SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, SO4 स्टेबल कब रहेगा, 2 माइनस आने के बाद, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं उसका तो ऐसे बनेगा कुछ कुछ। सल्फर के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लास्ट शेल में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ रखो, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4। एक यहाँ आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का काम यहाँ बन गया, 8 हो गए, नहीं अभी नहीं हुए, ठीक है, इसे छोड़ दो अभी। अब देखो ये इसके पूरे कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो सल्फर का भी हो ही जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब देखो हाइड्रोजन की बारी आती है। अब यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 2 4 2 6 1 7 हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7 हो रहे हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन आता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करता है, यहाँ भी आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी देखो 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन के भी देखो 8 कंप्लीट हो गए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से काम बना। अब तुम देखोगे ये जो SO4 है, जो बीच में SO4 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी बस। इसको चाहिए था, इस वाले ऑक्सीजन को, और एक इसको चाहिए था। ये हाइड्रोजन ने आगे पूरी करी, ठीक है। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट लगी, 2। तो इसलिए तो 2 वैलेंसी थी इसकी, 2 माइनस लगे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन होने के। अब ये इंडिपेंडेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अकेला रह सकता है, SO4 2 माइनस, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है। तो ये कंपाउंड बना बच्चों हमारा H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन के बारे में अगर बात करें सही से, कार्बन तो बच्चों ये एक नॉन मेटल है, ठीक। दूसरी बात बच्चों, इसका जो सिंबल है वो बच्चों C है, कैपिटल C, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, इसका जो नाम है कार्बन, ये लैटिन वर्ड से लिया गया बच्चों, लैटिन वर्ड कार्बो, ठीक है, जिसका मतलब होता है अ ब्लैक रॉक दैट कैन बर्न, जो जल सकता है। कोयला कार्बन का बना होता है कंप्लीटली, ठीक है, और एक पत्थर की तरह होता है, सॉलिड होता है वो, ठीक है, और उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं बाउंड बन करके। जितने भी कंपाउंड कार्बन से बनते हैं बच्चों, उन सभी कंपाउंड को बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन है बच्चों, ये कार्बन बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। भाई नॉन मेटल है, नॉन मेटल से जुड़कर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड बच्चों 3 तरह का होता है,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें जो शेयरिंग होगी वन पेयर की, दो इलेक्ट्रॉन होंगे बस बीच में किसी के भी, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर जो शेयरिंग होगी होगी फोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो पेयर, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। एक होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर जो शेयरिंग होगी होगी थ्री पेयर की, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें चार का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर छह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बात यहाँ तक, इसको नोट करो फिर आगे बताता हूँ। तो अब बात करते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं बच्चों हम, यहाँ पर तो नॉन मेटल के पीछे बनता है, तो बच्चों हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है, शेयरिंग हो गई, और यहाँ पर एक पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड आ गया, और कंपाउंड को हम लिख देते हैं यहाँ पर H2, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बच्चों मीथेन गैस आपने देखी होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों कैसे बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कैसे आया ये CH4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है 4, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4, 2,4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात यहाँ तक। लास्ट शेल की बात करेंगे, बस हाइड्रोजन के लिए यही लास्ट शेल है, कार्बन के लिए ये लास्ट शेल है, यही से तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन रखता है सामने। अब हाइड्रोजन आते हैं बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगी, एक इधर आएगा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो कंप्लीट, इसके दो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और वो कार्बन भी कर लेगा कंप्लीट। समझ में आ रही बात, कार्बन के भी देखो 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी 8 हो गए, सबका काम बन गया, शेयरिंग हो गई, कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने, और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब में एक एक पेयर की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगी इस तरीके से, और इस कंपाउंड को बोल देते हैं CH4। ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है इसका ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। समझ में आ रही बात यहाँ तक, क्लियर है, इसको नोट कर लो। तो अब बात करते हैं बच्चों डबल बॉन्ड की, ठीक है। जैसे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 6 नहीं सॉरी 8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, दूसरी ऑक्सीजन आएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दो दो ही सामने रखे हैं। ऑक्सीजन को कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो 2 इसने रखे आगे, 2 इसने रखे आगे, ठीक है। ये देखो दोनों काम बन गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ दो, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पेयर हो गए, इसलिए डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात, और ये O2 का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है बच्चे एथीन, एथीन होती है बच्चे C2H4, ठीक। कैसे बच्चों, अब हमें पता है कार्बन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका 2,4, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4,
चलो अलग से दिखाओ। 1 2 1 2 3 4, ये 4 इसके, ये 4 इसके, ठीक है। अब हाइड्रोजन आएंगी बच्चों, एक ये हाइड्रोजन ये आई, एक ये आई, एक हाइड्रोजन ये रही, एक ये रही। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रखे, ये रखे और ये रखे, ठीक है। दो इसके कंप्लीट, दो इसके कंप्लीट, दो इसके कंप्लीट, दो इसके कंप्लीट, ठीक है। और देखो ये 8 इस वाले कार्बन कंप्लीट, और ये 8 इस वाले कार्बन के कंप्लीट। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब जरा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 पेयर की पार्टनरशिप हुई है, तो 2 पेयर के लिए डबल बॉन्ड। इधर इस वाले कार्बन के साथ एक पेयर, इधर वाले कार्बन इसके साथ भी एक पेयर, तो एक एक पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ी है और इधर भी एक। समझ में आ रही बात बच्चों? बहुत इजी है ये तो, ठीक है। अभी आगे हम आईपीएससी नेमिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो। करते बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड बच्चों जैसे कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन को, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। 7 एटॉमिक नंबर होता है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लास्ट शेल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 8 इसके कंप्लीट, 8 इसके कंप्लीट। समझ में आ रही बात? तो ये बच्चों ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही बात यहां तक? एक होता है बच्चों एथाइन, एसिटिलीन भी बोलते हैं बच्चों इसको, कॉमन नेम इसका। ये होता है C2H2, ठीक है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, दो इससे कंप्लीट, दो इससे कंप्लीट, इधर इसके 8 कंप्लीट, इधर इसके भी 8 कंप्लीट, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 H। क्लियर होगी बात यहां तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो। क्या है बच्चों इसकी कोवलेंट बॉन्ड की? सबसे पहले बच्चों इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने ज्यादा देखा होगा जितने भी ये कोवलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है, ये ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस। समझ में आ रही बात आता है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती इनके अंदर से, ठीक है बात यहां तक? जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है बच्चों, जैसे आयोनिक की बात बताऊं, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, हाई। अब देखो आपने NaCl देखा है, ये एक ऐसा बॉन्ड बनाता है आयोनिक बॉन्ड। NaCl के पीछे बच्चों कभी ये ना लगा देना, ये नहीं होता, शेयरिंग नहीं होती है। ये डोनेट करता है और ये रिसीव करता है, Na+ और Cl-, ये होता है, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, शेयरिंग का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये अट्रैक्ट करके जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। अब हाई क्यों होता है बच्चों? आपने देखा होगा NaCl जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, सॉल्ट के क्रिस्टल मिलते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सॉल्ट को वाटर में डाल दो, ये मैंने NaCl लिया, इसको डाल दिया वाटर, तो क्या होगा? अब जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, वो वीक पड़ जाएगा वाटर की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा? ये अपने Na+ और Cl- की वजह से अलग अलग हो जाएगी। वाटर बच्चों एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो
दो आयंस या दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिक्रीज कर देता है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स दोनों को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सोल्ट को वाटर में डाला तो ये इसका वो फोर्स जो है बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक ऑफ बॉन्ड वीक हुआ, ये सेपरेट हो गए Na प्लस और Cl माइनस। अब आयंस बन के चार्ज पार्टिकल्स हैं बच्चों। अब यहाँ पर वाटर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अब डालूं तो आराम से फ्लो हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल कैरी करके ले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। बट ये वाला जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है ये इस तरह से जाके सेपरेट नहीं होता। समझ में आ रही बात यहाँ तक? कोवलेंट बॉन्ड में कोई आयंस नहीं होते, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, शेयरिंग होती है, अच्छे से पकड़ बना के रखते हैं ये, ठीक है बात यहाँ तक। और वाटर वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है। कार्बन के बच्चों बहुत ही जबरदस्त बिहेवियर होता है, बहुत ही वेसटाइल नेचर होता है इसका। कैसे? एक तो बच्चों कैटेनेशन, कैटेनेशन की काबिलियत होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये बहुत ही अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है बात यहाँ तक। दूसरी बात, टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा का मतलब है तो चार वैलेंसी होती है इसकी, ठीक है। कैटेनेशन का मतलब है बच्चों कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ जाता है, अपने आप से ही जुड़ जाता है ये, ठीक है। और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से नहीं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे भी करके अपने आप से जुड़ जाता है ये, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है बच्चों उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। अब देखो एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, जैसे कि बच्चों CH4 है। अब देखो वैलेंसी में पता चलता है कोवेलेंट बॉन्ड से। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से देखो हाइड्रोजन हर जगह एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक एक वैलेंसी की शो कर रहा है ये। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार चार इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो देखो चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कहीं भी कार्बन जुड़ेगा तो 4 बॉन्ड कंपलसरी है उसको देने के लिए, ठीक है बच्चे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 नहीं हुई, तो हम बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से। अब ये बन गया बच्चे C2H6, ठीक है। ये बन गया इथेन, इथेन बन गई, ठीक है बात यहाँ तक बच्चों। अगली बात, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब बच्चों ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब बच्चों ये थोड़ा लेसली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ठीक है बात आता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी वीक होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये थोड़े से कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोला गया है इनको, ठीक है। आगे आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इनको, फोर्स मतलब इनके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन क्या करता है बच्चों, बहुत ही छोटा साइज है इसका, तो ज्यादा एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर को होल्ड करके रख सकता है ये अपने पास। तो ये कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही बनाता है, ये अदर चार तीन एलिमेंट हुए और उनके साथ भी, यहाँ पे क्या पता क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, हाइड्रोजन जोड़ लो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लो, ब्रोमीन जोड़ लो। समझ में आ रही बात? ये अलग अलग टाइप से अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। दूसरी बात कैटेनेशन की काबिलियत है, तो बच्चों लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? इस तरीके से ब्रांचेस बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। वन चेन बना सकता है, लॉन्गेज चेन बना सकता है, बहुत लंबी लंबी चेन, ब्रांचेस नई नई ब्रांचेस बना सकता है। ये सारी काबिलियत कार्बन के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? चार, ठीक है। चार वैलेंसी की वजह से बच्चों ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। समझ में आ रही बात यहां तक बच्चों? इसी तरह सेम टू सेम। तो कार्बन की जो बच्चों ये काबिलियत है, इतने सारे बॉन्ड बनाता है ये, अपने आप से लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ठीक है, ब्रांचेस निकालता है, ठीक है, अपनी साइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है, क्लोज चेन बनाता है, पता नहीं क्या क्या बनाता है ये। इस अर्थ पर जो अभी तक फाउंड किए गए लगभग 3 मिलियन
ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्म किए गए जो कार्बन से बनते हैं, ठीक है, लगभग 30 लाख। अब कहां तक आप इनका नाम याद रखोगे? नहीं रख पाओगे ना। तो फिर 30 लाख कंपाउंड का नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे सिस्टम बनाया गया। कार्बन की फैमिलीज को, जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, कार्बन अपने कंपाउंड बनाता है, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम का नाम है बच्चों आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है बात बच्चों। अभी हम वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी आप पहले ये नोट कर लो बच्चों, एक बार ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जरा तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में बच्चों सिंगल ही बॉन्ड होता है बच्चों, ठीक है। और इनको बच्चों बोलते हैं एल्केन्स। समझ में आया? एल्केन बोला जाता है इनको। अनसैचुरेटेड बच्चों डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं। यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनको बोला जाता है बच्चों एल्कीन, इनको बोला जाता है एल्काइंस। समझ में आ रही बात यहां तक? ये बच्चों देखा है आपको, एन, ईन, आइन, ये बच्चों सफिक्स होता है। जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके पीछे बच्चों सफिक्स में आइन लगा मिलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड वालों में बच्चों इन भी लगा मिलेगा, सफिक्स। सफिक्स होता है बच्चों इनका इन, ठीक। इनका बच्चों एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, होमोलॉजी सीरीज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। माने जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा, ठीक है। जैसे कि CH4 पहला कंपाउंड इसका, ठीक है। N की वैल्यू 1, तो 1 रखी, 2 1 2 प्लस 2 4 हो गया। अब देखो सिंगल बॉन्ड नहीं होता है तो कोई दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें तो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कार्बन 2 कर दूं तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गए 6। देखो इस तरीके से, ठीक है। नंबर 3, 3 कर दूं, 3 2 जा 6 और 2 8। सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा सबके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। आ गई नंबर 4, C4H10, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। समझ में आ गई बात बच्चों यहां तक, ठीक है। और भी 100 ऑन चलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों एल्कीन का, इसका बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, बट डबल, दो ज्यादा नहीं इससे, बस उसके जस्ट डबल। जैसे कि C2H4। अब देखो डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो मिनिमम दो कार्बन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे CH2 कुछ नहीं होता, कभी तुम वन रख दो, कम से कम दो कार्बन तो चाहिए, कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्केन की शुरुआत एक कार्बन से हो जाती है, पर अनसैचुरेटेड में मिनिमम दो कार्बन का होना जरूरी है, जब तो चेक कर पाएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो मिनिमम दो कार्बन होने जरूरी है, अनसैचुरेटेड में मिनिमम दो कार्बन होते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा इसका। दूसरा C3H6, तीसरा C4H8, चौथा C5H10। अब मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। 8 हाइड्रोजन कंप्लीट करो, पहले कॉर्नर की पूरी करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हाइड्रोजन के तो सभी कंप्लीट है, वैलेंसी सब में एक एक बॉन्ड लगा हुआ है। इस कार्बन के देखो चार बॉन्ड है, चार वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन के चार बॉन्ड है, चार वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन के बाद तीन बॉन्ड है बस, इसके पास भी तीन ही बॉन्ड है। तो मतलब हमें को एक बॉन्ड देना पड़ेगा यहाँ पर अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखो
सबके चार चार कंप्लीट हो गए, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अनसैचुरेटेड है। ये देख लो C2H4, तभी मैंने आपको बना के दिखाया था स्ट्रक्चर C4H10 C5H10, देख लो बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लगा लो डबल। देखो सब कंप्लीट हो गया, इसके चार, इसके चार, इसकी चार, चार चार, 10 हाइड्रोजन आ चुकी है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी, बात यहाँ तक बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों एल्काइंस, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, दो कम, डबल से दो कम, ठीक है। वही मिनिमम दो कार्बन होना जरूरी है बच्चों, जिनका ट्रिपल बॉन्ड चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो C2H2 डबल हो गया इसका, 2 2 जा 4, 4 में 2 गए 2, C3H4, ठीक है बात यहाँ तक। उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा C4H6, नंबर 4 हो जाएगा C5H8, ठीक है। ये तो बना के दिखा चुका मैं आपको, ये इनमें से कोई बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला दिखा। 1 2 3 4, 6 पूरे करो पहले, 1 2 3 4 5 6, खत्म हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड लगा। देखो 1 2 3 4 5 6, चार कंप्लीट, इसकी भी चार कंप्लीट, 1 3 4 हो गई कंप्लीट, इसकी भी चार, 3 और 1 4, ये भी चार, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो जरा। अब बच्चों आप देख पा रहे हो, अगर आप इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाओ, तो दो तो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है और एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हो गया बच्चों CH2। ठीक है, अगर आप इससे इस पे जाओ, तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है CH2। यहाँ से यहाँ जाओ बच्चों, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है CH2। ठीक है, यहाँ देखो, इस 6 से यहाँ पे, इससे आओ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, फर्क कितना आया है CH2। यहाँ से भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है इसमें भी, और इसमें भी बच्चों CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आओ जरा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन दो CH2 का डिफरेंस है। अब देख पा रहे हो, जितने भी एल्केन्स है, अगला जो मेंबर है उनका वो CH2 के डिफरेंस से मिल रहा है, एक कार्बन बढ़ा दो, दो हाइड्रोजन बढ़ा दो, पहला मेंबर पता हो आपको, सारे मेंबर निकाल दोगे। यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है, पहला मेंबर बताओ, सारे मेंबर निकाल दो, एक कार्बन बढ़ाओ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ाओ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ाओ दो हाइड्रोजन। यहाँ पर ही पहला मेंबर पढ़ाओ, पता हो आपको, सारे मेंबर निकाल दोगे आप, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ठीक है बात बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों होमोलोजियस सीरीज, मतलब एक ही परिवार के मेंबर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? एल्केन के मेंबर ये, एल्केन की होमोलोजियस सीरीज ये है बच्चों, एल्कीन की ये है, एल्काइन की ये है। ठीक है, कोई ये मेंबर पता हो, आप इसके सारे मेंबर निकाल सकते हो, कोई एक मेंबर पता हो, सारे मेंबर निकाल सकते हो। बस अनसैचुरेटेड में ध्यान रखने वाली बात है, मिनिमम दो कार्बन से शुरू होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और एल्केन में एक कार्बन से शुरुआत हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ होमोलोजियस सीरीज का, आप इससे अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, अब बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको एक नंबरिंग याद करनी है बच्चों। अगर एक कार्बन की बात हो बच्चों, तो उसको बोलेंगे मैथ। अगर दो कार्बन है कहीं पर, उसको बोलेंगे बच्चों एथ। तीन कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। 10 कार्बन, डेक, नॉन, ऑक्ट, हेप्ट, हेक्स, पेंट, ब्यूट, प्रोप, एथ, मैथ। यही तक ही बहुत इनफ है आपके लिए। ठीक है,
नोट कर लिया, मिटा दूं? अब बच्चे एक होते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? अगर बच्चों एल्केन, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बनता है बच्चों एल्काइल। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बचेगा CnH2n+1। समझ में आ रही बात? जैसे कि CH4 है, ठीक है, मीथेन, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन। ठीक है, अभी बताऊंगा। एक हाइड्रोजन का मतलब नेमिंग अभी समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचेगा CH3, इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल। YL लगाना है बच्चों आपको बस, ठीक है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर बच्चों कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो चुकी है। पहले चार हाइड्रोजन जुड़े थे ना इससे, आपने एक हटा दिया, कोई सा भी हटा दो चाहे इसमें से, तो एक वैलेंसी खाली है। अब ये तैयार है किसी दूसरे सब्सटेंस से जुड़ने के लिए। जैसे कि बच्चों दो मिथाइल ग्रुप लूं मैं, ठीक है, एक एक वैलेंसी खाली है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपस में जुड़ गई है इस तरीके से, बना के एथेन बना लेंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक? इस तरीके से जो ये एल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये अलग अलग जगह आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अगला बच्चों इथेन। अगर इथेन होती है बच्चों C2H6, इसका अगला मेंबर CH2 का फर्क है देखो दोनों में। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो बनेगा C2H5। ये सिंगल बॉन्ड क्यों लगा रहा, खाली पड़ा है, जब से एक हाइड्रोजन हटा दी ना हमने। ये होता है बच्चों एथाइल। ठीक है, इसका होता है बच्चों प्रोपेन, C3H8। एक हाइड्रोजन हटा दो बनेगा C3H7। ये होता है बच्चों प्रोपाइल। ठीक है, इस तरह से बनता है बच्चों ब्यूटेन, C4H10। एक हाइड्रोजन हटा दो उसमें से, C4H9। इसको बोलते हैं ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात यहाँ तक बच्चों? नोट करो उसको। अब बच्चों बारी आ चुकी है आईपीएससी नेमिंग की। ठीक है, आपको आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, कल आपका एग्जाम है, तो मैं उससे पहले आपको वीडियो अवेलेबल कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आईपीएससी नेमिंग देखो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक से बताऊंगा बच्चों, आपको भूलोगे नहीं, एग्जाम में बहुत मजे से करके आओगे। तो नेमिंग बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ मैं। एक तो होता है बच्चों प्रीफिक्स, एक होता है बच्चों वर्ड रूट, ठीक, एक होता है बच्चों सफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स में बच्चों आप जानकारी दोगे ब्रांच की, ठीक है, और दूसरा जानकारी दोगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में कौन से बच्चों? हेलोजन। ठीक है, सिर्फ हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप का ही जानकारी दोगे प्रीफिक्स में। ठीक है, हेलोजन मतलब जैसे बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन्स होती हैं। ठीक है, अगर ये चारों लगे हुए हैं तो उनकी जानकारी आप प्रीफिक्स में बताओगे। ठीक है, ब्रांचेस में आपको बच्चों एल्काइल ग्रुप मिलेंगे सारे। ब्रांच में कौन मिलेंगे? एल्काइल ग्रुप मिलेंगे सारे। ठीक है, जैसे कि मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब आपको बच्चों ब्रांच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्ड रूट में बच्चों बात करोगे आप बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, या फिर रिंग की बात करोगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात होगी वर्ड रूट में कि भाई कितनी लंबी चेन है, या फिर रिंग कैसी रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है या 5 कार्बन की रिंग है। ठीक है, अभी वो बताएंगे उसके बारे में। सफिक्स बच्चों दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है बच्चों 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, पहले इसकी बात होगी। ठीक है, एक होता है 2 डिग्री, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स।
ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में बात करेंगे बच्चों हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की, जैसे कि एन लगाना है या इन लगाना है या आइन लगाना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, वो हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, दूसरी बात सेकेंडरी सफिक्स में बात करें फंक्शनल ग्रुप की बच्चों। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में जैसे बच्चों आएगा आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सोन, जितने भी है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? इसको नोट कर लो बच्चों। तो नेमिंग में बच्चों सबसे पहले हम चेन कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है बच्चों। अब नंबरिंग आप बच्चों इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4। देखो बाकी वैलेंसी जो है कार्बन की वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगी, 2 यहाँ जाएंगी, 2 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएंगी, इस तरीके से। कितने आएंगे? 4 दूनी 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, C4H10। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें कोई वो तो नहीं है, ब्रांच नहीं है। देखो एक ही चेन है बस, 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए? 4। कोई बच्चों को इसमें प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, और सफिक्स में बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है। ठीक है, और 4 बार कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये बैंड हो रही है, हमें तो बस देखते चले जाना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के क्या यूज करते बच्चों? हेक्स। सिंगल बॉन्ड सबके बीच में तो एन, हेक्स एन। यहाँ पर भी देखो बच्चों इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी वही, ये जो ये कंपाउंड है वही ये कंपाउंड है। ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हेक्स एन। ठीक है, ये तो सिर्फ चेन की बात होगी। ठीक है, इसको नोट करो पहले। अब बात करते हैं बच्चों ब्रांच की। अगर ब्रांच आ जाए तो कैसे करना है? ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया। अब देखो बच्चों ज्यादा, अब मुझे ना सबसे लंबी वाली चेन को वर्ड रूट बनाना है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे चलूंगा 1 2 3 4, ऐसे चलोगे तो 4 कार्बन पड़ रहे हैं, ये भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे में 4 ही कार्बन पड़ रहे हैं। ठीक है, बात हम तक 1 2 3 4, ये सबसे बड़ी चेन है तो ये लेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरी बात बच्चों एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात है। अब चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, 4 ही कार्बन पड़ रहे हैं तो आप कैसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शुरुआत वहां से करनी है नंबरिंग की जिधर से ब्रांच पास पड़ रही हो। इधर से ब्रांच 3rd कार्बन पे है, इधर से ब्रांच 2nd कार्बन पे है, तो यहाँ से छोटी नंबरिंग देंगे, छोटे नंबर पे पड़नी चाहिए ब्रांच। ठीक है, बात यहाँ तक। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? अब आप देखोगे बच्चों सबसे पहले किसकी बात होती है? प्रीफिक्स की। तो 2 नंबर पे एक बच्चों ब्रांच है, प्रीफिक्स से ब्रांच की बात होती है। और ब्रांच बच्चों क्या है? इसको मैं सही से बनाता हूँ कंपाउंड, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, 1 2 3। बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जा ध्यान से इसका नाम,
अब नंबरिंग शुरू करते हैं, जैसे ब्रांच पास पढ़ रही हो, 1 2 3 4, ठीक। तो दूसरे नंबर पे ब्रांच है, अब ब्रांच कैसी है, CH3। CH3 क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 2 नंबर पे बच्चों मिथाइल पड़ा, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितनी, 4 कार्बन की, और 4 कार्बन से बनेगा बच्चों वर्ड रूट, वर्ड रूट होगा बच्चों ब्यूट। प्रीफिक्स वर्ड रूट, प्रीफिक्स में ब्रांच आ गई, लॉन्गेस्ट चेन को हमने वर्ड रूट बना दे, ब्यूट 4 कार्बन की है, उसके सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, देख लिया आपने, तो सफिक्स में लगा देंगे एन, 2 मिथाइल ब्यूट एन। समझ में आ गई बात यहाँ तक। इसको देखो बच्चों, आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो जब भी 3 कार्बन, चाहे ऐसे चलो जब भी 3 कार्बन, किसी तरह से कर लो। यहाँ से नंबरिंग करोगे तब भी 2 पे ब्रांच, यहाँ से नंबरिंग करोगे तब भी 2 पे ब्रांच, इधर से नंबरिंग करोगे देखो ऐसे, तब भी 2 पे ब्रांच। समझ में आ रही बात। तो कैसे भी कर सकते हो नंबरिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3, कहां पर है बच्चों ब्रांच, 2 नंबर पर। क्या कौन सी ब्रांच है, मिथाइल। देखो 3 ही तो लगेंगे हाइड्रोजन इस पे, CH3, ठीक है। तो 2 पर है बच्चों मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है बात यहाँ पर। यहाँ देखो बच्चों, अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 पड़ रहे हैं। तो ये वाली चेन लेनी है बच्चों। नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है या यहाँ से शुरू करनी है, जिधर से ये ब्रांच पास पड़ रही हो। 1 2 3 पे पड़ रही है, इधर से 1 2 3 4 5 पे पड़ रही है, तो यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ब्रांच कौन से नंबर पे, 3 पे, तो 3 मिथाइल, वर्ड रूट आ गया हमारा कितना, 7, 7 के लिए हैप, सिंगल बॉन्ड है सब में एन, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, ये तो छोटी है, 1 2 3 4, 4 की है, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी है। तो अब नंबरिंग इधर से शुरू करें या इधर से, देखो ब्रांच कहाँ पड़ी है, 1 2 3 पे पड़ती है, इधर से 1 2 3 पे पड़ रही है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रांच कहाँ कहाँ पड़ रही है, 3 पे और 4 पे। ये भी 3 हाइड्रोजन वाली है CH3, ये भी 3 हाइड्रोजन वाली है CH3, देखो, ठीक। तो ब्रांच सबसे पहले नंबर 3 है, फिर क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है। 3 पे 4 पे डाई का मतलब 2 मिथाइल है, 3 पे 4 पे डाई मिथाइल, डाई का मतलब 2, 3 पे भी 4 पे भी 2 हो गई ना, तो 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन। समझ में आ गया, नोट कर लो। अगला आ गया बच्चों साइक रिंग, रिंग वाला कंपाउंड। रिंग के लिए बच्चों जो वर्ड रूट होगा हमारा, वो थोड़ा चेंज है। वर्ड रूट में बच्चों हम यूज करेंगे साइक्लो नाम यूज करेंगे, ठीक है। साइक्लो और प्लस नंबर ऑफ कार्बन बता देंगे, ठीक है। बाकी प्रीफिक्स सफिक्स वैसे ही रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये बना, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको देखो बच्चों, 1 कार्बन यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगी, 4 वैलेंसी हो गई, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगी, 2 यहाँ जोड़ दो, ठीक है। अब ये बंद चेन है, और कितने कार्बन, 3 का। नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 एक ही बात है, 1 2 3 ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई बच्चों ब्रांच व्रांच तो है नहीं, तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सीधा वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट बच्चों बंद है चैन, ये बिल्कुल रिंग बनी हुई है, रिंग के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी में, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, 4 वैलेंसी कंप्लीट, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका बनेगा बच्चों C3H6, ठीक है। देखो बच्चों,
यहाँ बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कोई ब्रांच तो है नहीं, सब रिंग है पूरी, कहीं से भी नंबर की शुक्र 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि सब जगह से सेम ही बात है, ठीक। अब हमें सीधा वर्ड रूट पे जाना है। साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन। इस तरीके से बच्चों हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, रिंग है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर होगी बात, नोट कर लो उसको। अब आ गया बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कैसे करेंगे? जैसे कि सबसे पहले 1 2 3, छोटे शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर जरा, हाइड्रोजन बाकी कंप्लीट कर देंगे, होगी 4 वैलेंसी पूरी, हो गई 4 वैलेंसी पूरी, देखो हो गई 4 वैलेंसी पूरी, ठीक है। 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। अब नंबरिंग बच्चों देखो, 3 कार्बन की बड़ी चेन है ये, ठीक है। नंबरिंग इधर से शुरू करें, इधर से, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता हो, इधर से पास पड़ रहा है पहले नंबर पे ये डबल बॉन्ड सीधा, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग 1 2 3, डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ता हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर हमारा, इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट पे आओ। वर्ड रूट पे कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए लगाएंगे बच्चों प्रोप, ठीक है। और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन, ओ सॉरी, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन, प्रोप इन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये वाला, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चों एथीन। 2 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बच्चों, अगर बड़ी चेन हो तो कहीं यहाँ पर लोकेटेड हो तो कैसे करेंगे? अब देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे पड़ रहा है, कहीं से कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कोई सा ब्रांच तो है नहीं, ठीक है, तो सीधा वर्ड रूट 6 है तो हेक्स, ठीक है। अब डबल बॉन्ड देखो बच्चों, यहाँ तो एक ही नंबर पे था, इसलिए हमने कोई कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड नंबर पर है, कैसे पता चलेगा हमें थर्ड नंबर पर है? ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे हेक्स, थर्ड पे है इन, डबल बॉन्ड इन क्या है? डबल बॉन्ड के लिए कहां पर है? थर्ड नंबर पे। कितने कार्बन की बात हो रही? 6 कार्बन, हेक्स 3 इन, ठीक है। बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं 3 हेक्स इन, और ऐसे भी लिखते हैं हेक्स इन 3। सही कौन सा है बच्चों? वैसे तीनों ही सही हैं, पर ये सबसे बेस्ट है। आप ऐसे लिखना, ठीक है। आप ऐसे वैसे मत लिखो, ठीक है बात यहाँ तक। आप ऐसे लिखना, पहले तो वर्ड रूट, फिर जो मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, उन तीनों के बारे में बात सफिक्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? सफिक्स में। नंबर भी उसका सफिक्स में, और उसके लिए नाम भी सफिक्स में, ठीक है। पहले तो वर्ड रूट हो गया हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर है, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ई, हेक्स 3 ई। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। एक और देखो, अब देखो बच्चों जरा, अब 1 2 3, हमें मेन चेन वो लेनी है बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, अगर डबल बॉन्ड है आपके कंपाउंड में तो वो हमेशा मेन चेन में होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा ही सकते हैं हम, देखो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ऐसा नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 और चाहिए, CH3 लिख दो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 और चाहिए, 2 तो है ही वैलेंस, 2 और चाहिए, CH2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 चाहिए, CH2 लिख दो। यहाँ पे देखो 3 पूरी हो रही है, तो
तो सी एच लिख दो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 बोरी हो रही है सी एच, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना बस, यहाँ पे एक सी एच थ्री, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात सुनो बच्चों, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ या इधर से करूँ, किधर से करूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रांच भी जोड़ लो सी एच थ्री, यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इधर से देखोगे ब्रांच दो पर है, उधर देखोगे डबल बॉन्ड दो पर है, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी पढ़ रहा है, इधर भी पढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिखो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले किसकी बात होगी, प्रीफिक्स की, ब्रांच की। ब्रांच किस पे है, 5 नंबर में पढ़ रही है, ठीक है। 5 ब्रांच क्या है बच्चों, मिथाइल, 5 मिथाइल हो गया ब्रांच। अब क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 की है, हेक्स। डबल बॉन्ड की लोकेशन 2 नंबर पे पड़ रहा है, हेक्स टू, डबल बॉन्ड के लिए इन, 5 मिथाइल हेक्स टू इन, ठीक है, नोट कर लो इसको।